खेल की दुनिया की बड़ी बड़ी कहानियां और उन बड़ी बड़ी कहानियों के ऊपर बनी बड़ी बड़ी फिल्में, ये है आज का टॉपिक हारून शुएब का। और मैं इसको बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसलिए कि ये फिल्में सिर्फ हॉलीवुड यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान ही नहीं, लेकिन हम इंटरनेशनल सिनेमा को अगर देखें तो कोरियन सिनेमा के अंदर, फ्रेंच सिनेमा के अंदर, इवन इंडिया में, पाकिस्तान में खेल की दुनिया से जुड़े हुई शख्सियात पे फिल्में बनी हैं जो रियल ट्रू स्टोरीज पे भी है लेकिन फिक्शन भी है। और इस सारी कहानी हमारे सामने आज अनफोल्ड करेंगे हारून। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और इस टॉपिक पे बात करने से पहले तौसीक, आज मैं थोड़ा सा एक मिनट लेकर आई वुड लाइक टू रिमेंबर हसन अस्करी साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े डायरेक्टर, उनका फिल्म डायरेक्टर, उनका कल इंतकाल हो गया। बहुत खूबसूरत फिल्में हमें देकर गए हैं। दूरियां आपको याद होगा कि 80s की एक बहुत खूबसूरत फिल्म, अयाज नाइक साहब उसमें इंट्रोड्यूस हुए थे। फैसल के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्में बनाई। फिर उसके बाद आपको तेरे प्यार में शान की, और जिसमें ज़ारा शेख आए थे। तो बहुत सारी फिल्में पंजाबी में अगर देखें तो वैशी जट, जो मौला जट का पूरा एक कैरेक्टर डिफ़ाइन हुआ, गंडासा, वो भी हसन अस्करी साहब की एक कंट्रीब्यूशन थी। तो अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनको हम बिल्कुल याद कर रहे हैं। ये हसन अस्करी साहब की एक बहुत यादगार तस्वीर। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जब हम स्पोर्ट्स फिल्मों की बात करते हैं तो ये देखिए कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है जो आज यूफोरिया पूरे दुनिया में फैला हुआ है क्रिकेट के अराउंड। तो यही वो चीज़ है जिसको कैमरे के थ्रू कैप्चर करना, उस इमोशन को, चाहे वो ऑडियंस का हो, फैंस का हो, वो कोचेस का हो, वो उस टीम मैनेजमेंट का हो, या फिर टीम का हो और प्लेयर्स का हो, और फिर उसको ट्रांसमिट करना थ्रू सिनेमा। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है, ख़ास तौर पे अगर हम हॉलीवुड की बात करें। जैसे आपने कहा, इंटरनेशनली हर फिल्म इंडस्ट्री जो है वो कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी फिल्में बनाए। मुझे याद आ रहा है कि एक फ़िल्म रसल क्रो की थी, और वो इट्स अबाउट अ बॉक्सर, और उसमें रसल क्रो जो है वो फिल्म इतनी खूबसूरत बनी कि उसके मेकर्स ने AMC थिएटर्स की एक चेन है, आपको पता ही होगा इंटरनेशनली वेस्ट में, तो उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि जो इस फिल्म को देखकर सेटिस्फाइड नहीं होगा, हम उसके टिकट के पैसे वापस कर देंगे। और आप ये देखिए कि लाखों लोगों ने वो फिल्म देखी, लेकिन 50 लोगों ने सिर्फ जाकर कहा कि हमारे टिकट के पैसे वापस कर दें। इट वाज अ ह्यूज हिट। वो भी हारून तुम्हारे मेरे जैसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि फिल्म तो देख ली है, पैसे वापस लेते जाते हुए बर्गर खाएंगे। तो सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये यकीनन कोई मेरे जैसा है जिसने कहा कि ओके मूवी भी देख ली है, अब मैं वापसी का कुछ इंतजाम खाने पीने। ये सिंड्रेला मैन उस फिल्म का नाम है, और ये एक बॉक्सर की कहानी है। तो ये एक देखिए, हमेशा जो इमोशन जाके हिट करता है ना व्यूअर्स को, स्पोर्ट्स फिल्मों के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो है अंडरडॉग ट्रूप, जिसको फिल्मों में कहा जाता है कि जिससे उम्मीद नहीं थी कि ये जीत जाएगा, वो जीत गया। तो और इतने नामसाइद हालात से निकल के आया, गुर्बत थी और वसाइल नहीं थे, लेकिन फिर भी मेहनत की, जीत गया। फिर देखिए, नेशन बिल्डिंग में बहुत किरदार रहता है। एक आगे जब हम फिल्मों की बात करेंगे, जैसे इन्विक्टस जो फिल्म है, आप देखिए कि रग्बी से मुतालिक है। साउथ अफ्रीका जब अपार्थाइड से निकला है, नेल्सन मंडेला, और क्लिंट ईस्टवुड की बनाई हुई फिल्म, और मॉर्गन फ्रीमैन वाज प्लेइंग नेल्सन मंडेला ऑन स्क्रीन, और वो मैट डेमन है जो कि टीम का कैप्टन है, और वो साउथ अफ्रीकन टीम है, और वो रग्बी की गेम है। पूरी नेशन की जो साइकोलॉजी है उस वक्त, जो उनके हालात हैं, जो उनके जज्बात हैं, उसको इस फिल्म ने इतनी खूबसूरती से डिपिक्ट किया है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। मैरियमन की मेरे ख्याल है करियर की अगर उनसे भी पूछा जाए तो मेरे ख्याल है चुनिंदा उनकी परफॉर्मेंसेस में से। और मॉर्गन फ्रीमैन, और इतनी बड़ी लेजेंड का किरदार वो अदा कर रहे हैं, तो वो आप देखिए कि वो क्या फिल्म होगी, और उसने किस तरह ग्लोबली इम्पैक्ट किया लोगों को। कोई स्लाइड्स वगैरह जी बिल्कुल भी है, या बस जी। अब हम फिल्मों लिस्ट पे आ जाते हैं ना। सबसे पहली फिल्म जो मैंने सेलेक्ट की है 1976 की, वो है रॉकी। ठीक, बॉक्सिंग के हवाले से, और सिल्वर स्टैलोन की फिल्म, और ये फिर बाद में तो एक पूरी फ्रेंचाइज बन गई, बहुत सारी फिल्में आई। रॉकी की क्या बात है जनाब। और 3 दिन के अंदर सिल्वेस्टर स्टैलोन ने ये स्क्रिप्ट लिख लिया था, और उसके बाद 1 साल तक वो फिरता रहा लोगों के पास जाकर कि यार ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, इसके ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो वो उसकी शर्त ये थी कि इस फिल्म में मैं ही ये किरदार अदा करूंगा। अच्छा। और लेकिन he was a nobody in Hollywood, तो nobody was ready to offer him that role. और भाई आप कौन है? स्क्रिप्ट तो आप ले आए, लेकिन भाई तू है कौन? And people like the script. उन्होंने कहा स्क्रिप्ट बहुत अच्छा, हम फिल्म बनाने को तैयार हैं, लेकिन आप हीरो नहीं हो सकते। हीरो आपको नहीं। तो उसने कहा फिर मैं ये स्क्रिप्ट भी नहीं दूंगा। और 10 मिलियन में ये फिल्म बनी इवेंचुअली।
और 225 मिलियन इस फिल्म ने बिजनेस किया। तो फिर लोगों को समझ में आई कि यार ये बंदा वाकई कुछ अच्छी, और मेरे ख्याल में ये सिल्वेस्टर स्टैलोन की करियर की ये बेस्ट फिल्म थी। और उसके बाद फिर इसी की फ्रेंचाइज चलती रही, फिर बाद में तो उन्होंने और भी फिल्में की, 2, 3 और हाँ जी 4 तक गई थी शायद। लेकिन ये है कि ये जो ओरिजिनल रॉकी फिल्म थी ना, रॉकी बाल्बोआ की फिल्म, और वही अंडरडॉग की कहानी कि वो जो है वो एक अंडर प्रिविलेज्ड नेबरहुड से निकल के आता है और फिर वो किस तरह चैंपियन बनता है, तो वो लोगों ने बहुत पसंद की। अच्छा, दूसरी फिल्म जिसकी हम बात करेंगे वो है अ लीग ऑफ देयर ओन। टॉम हैंक्स की फिल्म है जी, और उसमें जीना डेविस हैं, मैडोना हैं। अच्छा, ये वर्ल्ड वॉर 2 की ज़माने की बात है कि विमेन लीग बास्केटबॉल में, इसमें बेसबॉल में अमेरिकन ऑल अमेरिकन विमेन लीग फॉर बेसबॉल बनी, और उसके अंदर ख़वातीन पहली दफ़ा एक टीम बनाई गई, और उसका जो कोच था वो था टॉम हैंक्स। भाई हम तो टॉम हैंक्स के इतने बड़े फैन जी, हैं, मुझे पता है कि आप तो बहुत बड़े मैंने फैन उसकी हैं। सारी फिल्मों को ऐसे मतलब बकायदा सबक के तौर पे पढ़ा, तो मुझे तो सारी बहुत अच्छी जब भी हमारी बात होती है तो आप हमेशा टॉम लेकिन हैंक्स मेरी को, पर्सनल फेवरेट्स में फिलाडेल्फिया, आई थिंक फिलाडेल्फिया, और आई थिंक ऑस्कर्स के लिए उनको नॉमिनेट भी बिल्कुल फिलाडेल्फिया में बिल्कुल किया गया था। बिल्कुल। तो ये भी बहुत खूबसूरत फिल्म है जी। इसमें अगेन वो एक वो सारी ख़वातीन जो हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशन से निकल के आती हैं और फिर फील्ड में वो किस तरह बॉन्ड करती हैं। तो ये बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाई गई है, और ये भी एक बड़ी यादगार फिल्म है। और स्पोर्ट्स फिल्मों की जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो ये, क्योंकि ये उन्होंने अपने म्यूज़ियम में भी रखी हुई है, जो उनकी सिनेमा म्यूज़ियम है, क्योंकि ये फिल्म इतनी खूबसूरती से स्पोर्ट्स जॉनरा की जो फिल्म्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। तो फिर अब तीसरी फिल्म की बात करते हैं, वो है जेरी मैग्वायर, टॉम क्रूज की फिल्म और रेनी ज़ेल्वेगर है इसमें। और ये एक कोच की कहानी है, बेसिकली कोच या मैनेजर आप कह लीजिए, मैनेजर होते हैं वो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को मैनेज करते हैं। अगेन ये भी फिल्म बहुत खूबसूरत समझी जाती है और बहुत हिट हुई, इसलिए क्योंकि इसके अंदर भी जो स्पोर्ट्स से अटैच्ड इमोशंस हैं वो बहुत खूबसूरती से, ये एक मैनेजर होते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन को डील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर एक दिन ये रियलाइज़ करते हैं कि हम स्पोर्ट्समैन की फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, हम उनको एज अ कमोडिटी देख रहे हैं, हम उनको एज स्टार्स तो देखते हैं, लेकिन एज इंसान वो क्या फील कर रहे हैं, हमारे लिए वो एक प्रोडक्ट है, वो उनको फील्ड में किस किस्म के प्रेशर्स मिल रहे होते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, उसके बारे में हम एज टीम मैनेजमेंट या मैनेजर्स या फैंस इवन हम सोचते नहीं हैं। तो फिर ये वहाँ से छोड़ देते हैं अपनी अच्छी भली नौकरी, और ये एक अपनी छोटा सा सेटअप बनाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं कुछ खिलाड़ियों को मैनेज करूंगा, लेकिन मैं उनके अंदर इमोशंस इन्वेस्ट करूंगा। तो ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है कि किस तरह आप जो है, मैंने आई हैवंट वॉच्ड, नो यू मस्ट लेकिन ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं सोची मैं भी देखूंगा। हाँ, ये फिल्म वाकई बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जो फील्ड में खेल रहा है ना, वो जो जिस चीज से गुजर रहा है वो शायद आप एज अ फैन या एज अ मैनेजर नहीं समझ पाते। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, ये भी एक बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा जी, फोर्थ फिल्म जो मैंने सेलेक्ट की है, दैट इज फ्रॉम 2001 एंड दैट्स अली। विल स्मिथ की जो है वो बॉक्सिंग से अगेन बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस, ही गॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स इन दिस फिल्म आल्सो। और विल स्मिथ के लिए 3 साल उन्होंने इसके ऊपर काम किया टू गेट द राइट वेट, द एक्सेंट एंड द बॉक्सिंग मूव्स। तो आप देखिए रिजेम्बलेंस कितनी जी मोहम्मद अली से जी। अच्छा, ये देखिए कि ये 64 में शायद मोहम्मद अली की पहला मैच था, उस वक्त तो ही वाज कैल्सियस केले, लेकिन उसके बाद ये 74 तक जब वो रंबल इन द जंगल वाली फाइट हुई थी उनकी, द मशहूर ज़माना फाइट इन किंसाशा में जो हुई थी, जिसमें दोबारा उन्होंने अपना जो है वो कैप्चर किया था टाइटल। और उसके अलावा ये कि उसके ड्यूरिंग दिस पीरियड ही आल्सो कन्वर्टेड, सो वो इस्लाम भी उन्होंने कबूल किया, और वो उनकी पर्सनल लाइफ भी एक चल रही थी। फिर अमेरिका में उनको जो है वो किसी किस्म के वो भी मुश्किलात भी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पॉलिटिकल व्यूज़ जो थे उस वक्त वो भी इस तरह के थे। तो उन सारी चीज़ों को ये कैप्चर करती है। अगेन बायोपिक्स की जब हम बात करते हैं, स्पोर्ट बायोपिक्स की, तो ये एक फिल्म है जो कि एक्चुअल लाइफ के ऊपर बेस्ड है,
और जिस तरह आपने कहा कि विल स्मिथ ने क्या खूबसूरत किरदार निगारी की है उसके अंदर, अनबिलीवेबल। तो ये बहुत खूबसूरत वो फिल्म है। अदाकार ही बहुत बड़ा है, विल स्मिथ बहुत is बहुत a बड़ा अदाकार। big, big। अच्छा, मैं कभी भी फैन नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार विल स्मिथ वाकई, क्योंकि इतनी मेहनत हुई हुई है उसके अंदर, बॉडी लैंग्वेज से लेके डायलेक्ट तक, वेट जिस तरह मैंने कहा कि गेन किया, और फिर बॉक्सिंग सीखने में उन्होंने इन्वेस्ट किया टाइम। उन्होंने एक्चुअली पूरा एक साल सिर्फ उन्होंने बॉक्सिंग सिर्फ रिंग में रिंग के गुजारी, अंदर हाँ सीखा। गुजारी। अपने और आप वो को तैयार कहते थे कि वो, मतलब मैं एक्चुअल बॉक्सर्स को कहता था कि मारो मुझे, ताकि मुझे पता चले कि जब एक बॉक्सर को फटती है तो उसको कैसा फील होता है, उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, वो किस पेन से गुजरता है, उसको मैंने कैसे डिपेक्ट करना है। तो वो फिर एक साल तक जो है इसकी ट्रेनिंग करते रहे। तो ये फिर मेहनत करें तो फिर अच्छी चीज़ बनती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं, एक मेरी और बहुत फेवरेट फिल्म है। आपने जब वर्ल्ड सिनेमा की बात की तो फिर ये हम इंग्लैंड से फिल्म लेकर आए हैं जिसका नाम है बेंडेड लाइक बेकहम। अच्छा, ये मुझे फिल्म इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि आपको डेविड बेकहम बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे डेविड बेकहम बहुत पसंद है, तो ये फिल्म भी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वैसे भी ये फिल्म इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, गुरिंदर चड्ढा की फिल्म है और कियारा नाइटली है इसमें परमिंदर नागरा हैं। अच्छा, ये एक फुटबॉल खेलती हैं दोनों लड़कियां। इसके अंदर जो दिखाया ना कि कम्युनिटी बॉन्ड किस तरह करती है, जो इंटररेशियल रिलेशनशिप्स होते हैं, आपका बैकग्राउंड जो भी हो, जब आप एक फील्ड में एज अ टीम उतरते हैं तो फिर आपके इमोशन सारे जो है ना वो सब के बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक ही टारगेट होता है कि आपने ये गेम जीतनी है। तो ये जो दोनों लड़कियां हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रही हैं, एक अंग्रेज़ है, एक एशियन ओरिजिन की है, लेकिन जब वो फुटबॉल खेलना शुरू करती हैं तो फिर वो एक ऐसा बॉन्ड बनाती हैं और वो फिर जीत कर दिखाती हैं। उसके अंदर दिखाया है कि कैसे सोसाइटी जो है, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स, वो जो हैं वो डिक्टेट करते हैं सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन वो लड़कियां जो हैं वो उसके बावजूद वो जो है वो परसुएट करती हैं और वो फिर गेम जीत जाती हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और बेकम की एक इंस्पिरेशन थ्रू आउट द फिल्म रहती है। एक्चुअली फिल्म के एंड में बेकम और विक्टोरिया आते भी हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली तो जो कि बड़ा वो एक सरप्राइज होता है। जी जी, बिल्कुल। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, वो भी ज़रूर जिसने नहीं देखी वो बेंडेड लाइक बेकम देखे। इट्स अ फील गुड फिल्म, तो आपको अच्छा लगेगा देख के, यू विल फील हैप्पी। लास्ट फिल्म जो हम बात करेंगे 2004 की, कर्ट रसल उसमें कोच का किरदार अदा कर रहे हैं और उस फिल्म का नाम है मिरेकल। अच्छा, ये जनाब 1980 में विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे, ये आइस हॉकी के हवाले से फिल्म बनी हुई है। तो ये उस एक्चुअल टूर्नामेंट की कहानी है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। मिरेकल है जनाब, जिसमें अमेरिकन टीम है और उसका वो आई थिंक 60s में आखिरी दफ़ा जीती थी और उसके बाद वो 1981 में जब ये हुआ विंटर ओलंपिक्स, तो उसमें आकर वो उनका सेमीफाइनल हुआ रशिया के साथ। और आपको पता है कि 1980s वाज द टाइम जबकि कोल्ड वॉर बिल्कुल अपने अरूज पे थी। तो उस वक्त वो टीम जब अमेरिका की जीतती है रशिया से, तो अच्छा, मैं ये फिल्म इसलिए मैं सेलेक्ट करके लाया तौसीक कि आप ये देखिए कि जो इलेशन स्पोर्ट्स विन एक नेशन को देती है, जिस तरह पुरजोश हो जाती है एक कौम जब कोई एक मैच जीत जाती है, जिस तरह उसके अंदर एक नया जज्बा, एक वलवला आ जाता है, वही जो फील्ड में होता है वो फ्रेश हो जाता है। जैसे मुझे याद है हम T20 का वर्ल्ड कप जब जीते थे तो वो एक बहुत बड़ा बूस्टर था। बिल्कुल वो इट्स अ मोरल बूस्टर। खेल नहीं है, बिल्कुल एक खेल नहीं होता। लोगों की उम्मीदें, उनकी ख्वाहिशात, उनकी आरज़ुएं, उनकी दुआएं इन्वेस्ट होती हैं जब टीम फील्ड में उतरती है। तो वो बिल्कुल ये इसके अंदर बड़ा अदरवाइज ऑल्सो जो आजकल हो रहा है let's not go there लेकिन हारून ने तो अभी एंटर हुए तो कहते हैं कि ये क्या अभी तक ये सेट लगा हुआ है? मुझे हारून was not happy। कहते ये सेट आप लोगों ने अभी तक उतारा नहीं है। मैंने कहा भाई अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। कहते नहीं मेरे लिए तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया। बस हारून और मैं एक ही पेज पर है, हमारा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। We are like it's over now। ये हमारे टीवी के होस्ट्स हैं, ये आइकॉन्स हैं, ये इंस्पिरेशंस और बैठ के क्या सबक दे रहे हैं, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तौसीक साहब, ये वही वाली बात हो गई कि हम लोग इतनी ज्यादा इतने खुश थे इमोशंस इन्वेस्ट है ना उसके अंदर कि अब हम जो है वो हमें समझ नहीं आ रही, वी आर एट अ लॉस कि हम इसको डील कैसे करें। चाह रहे हो कि मैं इस वक्त कोई टीवी पर्सनालिटी नहीं हूं, मैं एक आम पाकिस्तानी। बिल्कुल जनाब। तो इस फिल्म में आपको मिरेकल में नजर आता है कि कैसे एक कौम जो है वो इन्वेस्ट करती है अपनी टीम के अंदर अपने इमोशंस, और टीम की जीत उन सब के लिए एक जीत होती है।
तो ये एक इस हवाले से बहुत खूबसूरत बनी हुई फिल्म है। और क्योंकि वो बनी बाद में तो उसके अंदर जो है वो दोबारा रिक्रिएट करना, वो टाइम करना, रिक्रिएट करना, वो इमोशन रिक्रिएट करना, वही यूफोरिया क्रिएट करना जीत के बाद का, वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल है कि किस तरह रियल लाइफ इंसिडेंट्स को फिल्माइज किया जा सकता है आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। तो ये मेरी लिस्ट थी जनाब कि आप लोग अभी जिनका थोड़ा सा मोराल डाउन है मेरे और फातिमा की तरह, वो इनमें से कोई फिल्म उठाएं और देखें और थोड़े खुश हो जाएं कि चलो कोई बात नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। ऑपोजिट भी हो सकता है ना, हम इनमें से कोई फिल्म देखें और उसके बाद जब हमें अपनी रियल लाइफ में वापस आएंगे तो मेरे जैसे बंदे को गुस्सा आ जाएगा कि ये क्या। नहीं फातिमा, मैं आपको अच्छी फिल्में रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उम्मीद आएगी, इंशाल्लाह बेहतर की तरफ जाएंगे यहाँ से। एग्जैक्टली। अरुण, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ इसमें से फील गुड है, कुछ जरा इमोशनल है, कुछ फिल्म। अच्छा, वो कौन कौन है भाई जिसको फिल्म के आखिर में जो रो रहा होता है? I think हारून डेफिनेटली। मैं तो हाँ, अगर हो तो बिल्कुल आई गेट इन्वेस्टेड। मैं एज अ फिल्म क्रिटिक और एज अ फिल्म ऑब्जर्वर मैं तो बहुत इन्वेस्ट करता हूँ फिल्म के अंदर इमोशनली। सो मैं रोता भी हूँ, हंसता भी हूँ, कभी कभी डांस भी करता हूँ जब फिल्म में अच्छा गाना हो तो। सो या रोती हूँ फिल्म के मैं, आप फिल्म की बात करें, आपको पता है मेरे पे म्यूजिक इतना अफेक्ट कर जाता है कि मैं अगर उदास म्यूजिक सुनूं तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ। मैं हैप्पी म्यूजिक इसकी तफसीलात में हम नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ फिल्म का जी बिल्कुल फिल्म मेरे पे भी अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा। और जितना मैं आपको जानती हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इनके तो आंसू टप मैंने एक्चुअली ये देखा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, याद है या बिल्कुल जनाब ऐसा ही है। इमोशनल मैं इनको जान सकी हूँ, इनका दिल बहुत ही बच्चों जैसा नाजुक सा दिल है। और उसकी वजह ये भी है कि मैं और हारून उन लोगों में से हैं कि जो मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप फिल्म देख रहे हो, पहली बात है आपका फोन आपसे दूर हो, और फिल्म देख, अगर 4 दोस्त इकट्ठे बैठ के फिल्म देख रहे हैं और उनमें से एक कहता है अच्छा अभी देखना क्या होगा, इसने इसको क्या, ये उसने क्या, उसको ये खत, उसने उसका लेटर ओपन कर लिया था, ये उसने नहीं, उसने कॉल उसको किसको मिलाई थी, ये उसका एक्स हस्बैंड था, ये क्या मतलब। और या फोन पे लगे हों, वो तो मुझे बहुत इरिटेट करता है तौसीक के। जब आपको पता ही है हमारे एक दोस्त हैं जो कि हम 4-5 लोग जब बैठ के फिल्म देखने लगते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो ना ही इस प्रोग्राम का हिस्सा हो, लेकिन वो आ जाएं तो फिर वो जो है ना वो फिल्म का मजा खराब कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद वोट के जा रहे होते हैं, फोन पे सुन रहे होते हैं, फिर वो बीच में अपनी कमिंग बैक टू रोना, उसके लिए जरूरी होता है कि जैसे हारून ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली आप उस पूरे तजुर्बे के अंदर उतरिए, क्योंकि एक फिल्म बनाने वाला जो है वो आपको उस पूरे तजुर्बे का हिस्सा बनाना चाह रहा होता है, जो शायद उसने 3 साल या 8 साल या 3 महीने जितनी भी मुद्दत में वो फिल्म बनाई है, आपको वो कहता है कि मेरे साथ 2 घंटे उतर जाओ इस समंदर के अंदर। स्पोर्ट्स का भी यही मैजिक है ना, स्पोर्ट्स का भी यही मैजिक स्पोर्ट्स का भी होता है, इसीलिए आप स्पोर्ट्स में भी खुश होते हैं या आप उदास हो जाते हैं। तो आप अगर फिल्म के अंदर उतरे हैं और फिल्म आप और हिदायतकार आपको रुलाना चाह रहा है और वो उसमें कामयाब हुआ है तो रोइए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक तरह से उसके काम को ट्रिब्यूट है। बिल्कुल ये उस बात की एक गारंटी है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब हुआ है। एक चीज और तौसीक, कोशिश कीजिए कि पहले फ्रेम से लेकर और आखिरी फ्रेम तक फिल्म बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मैं बहुत तंग होता हूँ, बहुत इरिटेट होता हूँ सिनेमा में भी, जब हम अक्सर क्रेडिट्स चलते हैं और लोग उठ के जैसे ही क्रेडिट्स चलना शुरू होते हैं लोग उठ जाते हैं। प्लीज मत उठिए, जहां आपने 3 घंटे इंतजार किया है, 2.5 घंटे इंतजार किया है, वहां 2 मिनट या 1 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आपको रेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने ही तंग थे तो फिर आप सिनेमा आते ही ना, बैठिए, क्योंकि वो लोग जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन है, उनके नाम आने वाले हैं, उन्होंने उसके अंदर बहुत मेहनत की है। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि 2 मिनट या 1 मिनट बैठकर उनके क्रेडिट्स पूरे रोल होने दें। और उनको आप ना पढ़ भी नहीं शायद पाएंगे, वो इतनी तेजी से गुजर जाएंगे, लेकिन ये एक रिस्पेक्ट है उस फन की, उस काम की। टू एन आर्टिस्ट, जैसे एक पेंटिंग के आखिर में साइन हुआ होता है ना नीचे, और अगर ना हुआ हो तो उस पेंटिंग की कीमत कभी भी वो नहीं होती। तो इसी तरह एक फिल्म के जो क्रेडिट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी जरा रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत दीजिए। अरुण, थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया हमेशा की तरह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके सोशल मीडिया मैसेजेस और हम